बिल्कुल नया प्रकार आरंभ कर रहा हूं दोस्तों। क्या हेडिंग डाल सकते हैं हम? कौन सी? विसर्ग संधि। अर्थात संधि का अंतिम और तीसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? विसर्ग संधि। अब इसको बहुत आराम से समझिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने इसके प्रकार बनेंगे, कितने इसके नियम बनेंगे, यह मैं आपके सामने एक खाका प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल आपके सामने एक परफॉर्मा रख रहा हूं इसका। जब विसर्ग संधि के हम नियम पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, वो बाद की बात है। मैंने आपको बताया था कि संधि किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो विसर्ग हो, अभी हमें इनकी परिभाषा के साथ जो इनके पहलू जुड़े हुए होते हैं वह समझ में नहीं आता तो नियम कभी समझ में नहीं आता। विसर्ग संधि की परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो विसर्ग संधि क्या कहना चाहती है, समझिए। इस विसर्ग संधि की परिभाषा को जानने से पहले आपको मैं कहूं कि हमने आरंभ की कक्षा में जब संधि की परिभाषाएं हमने पढ़ी, उस समय जब संधि के हमने 3 प्रकार निकाले थे, उस समय आपको एक बात बताई थी, क्या? कि वर्णों का जो योग होता है दोस्तों, वर्णों का जो योग होता है कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकारों से होता है। कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 6 प्रकार से होता है। अर्थात वर्ण आपस में योग करते हैं कितने तरीकों से? 6 तरीकों से। और वह 6 तरीके कौन से हैं, मैं एक बार वापस से दोहराना कर बिल्कुल बिल्कुल दोहरान कर रहा हूं। हो सकता है कि स्वर के साथ क्या जुड़े? स्वर जुड़े। और या फिर हो सकता है क्या कि स्वर के साथ में क्या जुड़े मित्रों? व्यंजन जुड़े। क्या जुड़े? व्यंजन जुड़े। या फिर हो सकता है मित्रों कि व्यंजन के साथ क्या जुड़े? व्यंजन के साथ में क्या जुड़े दोस्तों? स्वर जुड़े। या फिर हो सकता है दोस्तों व्यंजन के साथ में क्या जुड़ जाए? व्यंजन जुड़ जाएं। क्या जुड़ जाएं दोस्तों? व्यंजन जुड़ जाएं। या फिर हो सकता है क्या कि विसर्ग के साथ में योग किसका हो? स्वर का। या फिर हो सकता है क्या कि विसर्ग के साथ में योग किसका हो दोस्तों? व्यंजन का। विसर्ग के साथ योग किसका हो? व्यंजन का। इस प्रकार से कहा जा सकता है, इस प्रकार से कहा जा सकता है क्या कि वर्णों का योग इन 6 प्रकारों से हो रहा है। हो सकता है स्वर स्वर से जुड़े या व्यंजन से, या फिर हो सकता है व्यंजन व्यंजन से जुड़े या स्वर से, या फिर हो सकता है विसर्ग स्वर से जुड़े या व्यंजन से। अब बात आती है कि इन 3 प्रकारों के, जो हम संधि के 3 प्रकार पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, वह कहां से निकल के आए दोस्तों? वो इन्हीं प्रकार के 6 जो प्रकार के योग हैं यहीं से निकल के आते हैं। क्या क्या? सबसे पहला जो है क्या कि यदि दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग होता है मित्रों, तो वह कहलाता है स्वर संधि। वह क्या कहलाता है? स्वर संधि। अर्थात किसी शब्द को हम विच्छेदित कर रहे हैं, किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो योग के चिन्ह के दोनों तरफ स्वर ही स्वर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति का नाम होगा कौन सा दोस्तों? स्वर संधि। अभी अभी हमने जाना कि चाहे स्वर के बाद व्यंजन आए, चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए, और चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए, इस स्थिति का नाम होता है दोस्तों क्या? व्यंजन संधि का। क्या नाम होगा दोस्तों? व्यंजन संधि होगा। अब मैं बात करता हूं अंतिम स्थिति पे, और अंतिम स्थिति क्या कह रही है मित्रों कि चाहे विसर्ग के बाद स्वर आए और चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कुछ भी आए दोस्तों, उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाता है। अब आती है बात क्या कि सर हमें ये याद कैसे होगा? रटने की जरूरत नहीं है, हम ये चीज तो याद रखते हैं, बहुत पहले से पता होता है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कैसे याद करोगे ये 6 प्रकार के योग? देखो, 2 बार इधर मैंने क्या लिखा है? स्वर। 2 बार क्या लिखा है? व्यंजन। और 2 बार ही क्या लिखा है दोस्तों? विसर्ग लिखा है। अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन और विसर्ग। और इधर देखिए, एक बार स्वर है, एक बार व्यंजन है, एक बार स्वर है, एक बार व्यंजन है, एक बार स्वर है, और एक बार क्या है दोस्तों? व्यंजन है। आप यह योग अब कभी नहीं भूलेंगे कि वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है कि स्वर के बाद में स्वर और स्वर के बाद व्यंजन, और दूसरा कौन सा होगा? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन, या फिर क्या होगा? विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा गहराई की जानकारी दे रहा हूं। क्या इतनी बातें नहीं जानते हुए मैं ये भी तो कह सकता हूं, इधर देखो क्या लिखा, एक तो स्वर लिखा, एक क्या लिखा मित्रों? व्यंजन लिखा, और एक क्या लिखा दोस्तों? विसर्ग लिखा। यही लिखा है। बाद में स्वर के बाद में स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा है,
व्यंजन के बाद में भी स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा है, और विसर्ग के बाद में भी स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा है। और स्वर और व्यंजन इन दोनों को हम एक नाम से भी तो संबोधित कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों का एक नाम होता है क्या? वर्ण। क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है। आप चाहो तो स्वर और व्यंजन अलग अलग न बोल करके क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। जैसे छात्र और छात्राओं को सामूहिक रूप में हम विद्यार्थी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। छात्र और छात्राओं को हम क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वर और व्यंजनों को, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण के ही दोनों रूप हैं। स्वर भी एक वर्ण का प्रकार होता है दोस्तों, और व्यंजन भी क्या होता है? वर्ण का ही प्रकार होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि स्वर के साथ में भी वर्ण जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ में भी वर्ण जुड़ते हैं, और विसर्ग के साथ में भी वर्ण जुड़ते हैं। वर्ण का मतलब स्वर भी जुड़ता है और व्यंजन भी। देखो, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों, विसर्ग के साथ वर्ण यानी कि दोनों। उसके बाद व्यंजन के साथ में भी स्वर और व्यंजन दोनों, अर्थात व्यंजन के साथ वर्ण जुड़ रहे हैं। ऐसे स्वर के साथ में भी स्वर और व्यंजन दोनों अर्थात वर्ण जुड़ रहे हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई दोस्तों? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये चीज मैंने बहुत पहले भी बता दी थी आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब आगे हमें पता चला कि विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा। विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा? तो विसर्ग संधि की परिभाषा में, विसर्ग संधि की जो परिभाषा है, इस परिभाषा में हमने केवल इतनी सी कहानी को जाना है दोस्तों। इस विसर्ग संधि की परिभाषा में हमने कितनी सी कहानी को जाना है? क्या जाना है? कि विसर्ग के बाद में क्या आए दोस्तों? विसर्ग के बाद में क्या आए? स्वर आए, या फिर विसर्ग के बाद में क्या आए दोस्तों? व्यंजन आए। तो विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं या नहीं कि विसर्ग प्लस वर्ण, विसर्ग के साथ में योग किसका हो? वर्ण का योग हो। वर्ण का मतलब क्या हुआ? कि विसर्ग के साथ में क्या जुड़ सकता है? स्वर जुड़ सकता है, या फिर विसर्ग के साथ में क्या जुड़ सकता है? व्यंजन जुड़ सकता है। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि कहा जाएगा। तो अब आप इस चीज से बहुत भली भांति परिचित होंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा हम बोलेंगे क्या? कि विसर्ग के साथ किसी वर्ण के योग से, विसर्ग के साथ किसी भी वर्ण के योग से होने वाले विकार का नाम ही दोस्तों क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। विसर्ग के साथ किसी भी वर्ण के योग से होने वाले विकार का नाम ही क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। अब इस विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो बात की जाए मूल व्याकरण की, बात की जाए संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण में या मूल व्याकरण में इसके दोस्तों 3 भेद होते हैं। एक होती है सत्व विसर्ग संधि, एक होती है उत्व विसर्ग संधि, और एक होती है ऋत्व विसर्ग संधि। लेकिन हिंदी में इसके हम कोई प्रकार नहीं मानते। हिंदी में हम सीधे ही इसके क्या पढ़ते हैं? कुछ नियम पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ा करते हैं? नियम पढ़ा करते हैं। और वहां नियमों तक पहुंचने के लिए हमें जिस रास्ते को बिल्कुल बिल्कुल जिस रास्ते को अपनाना होगा, मैं उस रास्ते की चर्चा करने वाला हूं मित्रों। देखो, क्या परिभाषा ये कह रही है कि विसर्ग का योग किससे होगा दोस्तों? वर्ण से होगा। विसर्ग का योग किससे होगा दोस्तों? वर्ण से होगा। अब विसर्ग का योग वर्ण से होगा, तो हमें पता है वर्ण का मतलब क्या है? स्वर और व्यंजन। मैं अब इसी सूत्र को देखो कैसे कैसे बदलते बदलते आपको वहां ले आऊंगा जहां से नियम शुरू करेंगे। मैं ये तो कह सकता हूं ना कि विसर्ग और विसर्ग के साथ में योग किसका करना है दोस्तों? वर्णों का। वर्ण कितने हैं? 11 और 33। ये क्या लिख दिए मैंने? ये क्या लिख दिए मैंने? हमें पता है स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33। अर्थात हम अगला तथ्य क्या लेंगे? विसर्ग के साथ में कितनों को जोड़ना है दोस्तों? 44 को जोड़ना है। 44 को ही क्यों जोड़ना है? इसकी भी वजह समझिए। परिभाषा क्या कह रही है? विसर्ग संधि की परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग से, विसर्ग के साथ वर्ण के योग से, या यहाँ पर कोई निश्चित स्वर या व्यंजन का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है। बहुत आराम से समझना इस बात को। परिभाषा क्या कह रही है
कि विसर्ग के बाद योग किसका होगा? वर्ण का होगा। विसर्ग के बाद योग किसका होगा? स्वर और व्यंजनों का होगा। तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। कुल योग कितना है? 44। और इन 44 में से कोई सा भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें 44 के 44 वर्णों को जोड़ना है, या मैं कहूं कि विसर्ग के साथ 44 के 44 वर्ण जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? 44 के 44 वर्ण। देखो इतनी बड़ी परिभाषा को हमने कितना छोटा रूप दिया। सबसे पहले हमें पता चला विसर्ग के साथ वर्ण यानी कि स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहते हैं। फिर इसी का हमने दूसरा रूप अपना लिया, क्या? कि विसर्ग के साथ 11 स्वर और 33 को जोड़ना है। फिर मैंने कहा क्या? कि विसर्ग के साथ हमें कुल 44 वर्णों का योग करना है। अब एक अनछुआ पहलू आपको फिर बताने वाला हूं दोस्तों। क्या हमें पता है विसर्ग होता है अयोगवाह वर्ण। विसर्ग क्या होता है? इधर समझिए, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों वर्णों को हमने एक नाम दिया था। अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है दोस्तों अयोगवाह। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवाह। और अयोगवाह की पहली शर्त क्या होती है? स्वर के साथ प्रयुक्त होंगे। किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, व्यंजन के साथ नहीं। व्यंजन के साथ ये जुड़कर के वहन नहीं होते, व्यंजन के साथ ये जुड़कर वहन नहीं होते, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे बिल्कुल बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े, लेकिन इस विसर्ग से पहले क्या होता है? सदैव स्वर होता है। विसर्ग से पहले क्या होता है? सदैव स्वर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अयोगवाह होते हैं। चाहे अनुस्वार आए चाहे विसर्ग आए, अनुस्वार और विसर्ग सदैव किस पर लगे होते हैं? स्वर पे लगे होते हैं। अर्थात इस विसर्ग से ठीक पहला वर्ण यदि आपसे पूछा जाए, विसर्ग से ठीक पहला वर्ण यदि आपसे पूछ लिया जाए, यह चीज समझ में नहीं आ रही दोस्तों? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अनछुआ पहलू बताने वाला हूं, अलग बात आ गई है। उदाहरण से समझो इसको, उदाहरण से समझो दोस्तों, आराम से समझिए इसको। क्या कहना चाहा है मैंने? मैं कह रहा हूं क्या कि विसर्ग से ठीक पहले सदैव क्या होता है? स्वर होता है। कैसे होता है इस बात को जानिए। जैसे मैंने शब्द लिखा है नमः, शब्द मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? नमः लिख दिया। क्या लिख दिया? नमः लिख दिया। अब इस नमः शब्द में हमें पता है कि मैं वर्ण जो है व्यंजन है, और मैं को जैसे ही हलंत किया तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर आ गया, और विसर्ग का लगा हुआ है ए के आगे। अब दिखने में तो हमें नजर आ रहा है कि विसर्ग मैं वर्ण पे लगा हुआ है, अर्थात व्यंजन पे लगा हुआ है, लेकिन वास्तविकता का पता चला जैसे ही हमने इस शब्द में स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया, तो पता चला कि यह विसर्ग किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात विसर्ग और अनुस्वार सदैव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि विसर्ग से ठीक पहला, इस विसर्ग से ठीक पहले यहाँ पर जो वर्ण होगा वह दोस्तों क्या होगा? स्वर होगा। वह दोस्तों क्या होगा? स्वर होगा। और आगे योग कितनों का करना है हमें? 44 का करना है। कितनों का करना है हमें दोस्तों? 44 का करना है। अब एक बात फिर से समझो, नई चीज फिर से जोड़ रहा हूं। क्या विसर्ग से पहले सदैव क्या होगा दोस्तों? स्वर होगा। पर विसर्ग संधि की परिभाषा ये तो नहीं कह रही कि 11 में से कौन सा होगा। नहीं कहा ना। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विसर्ग से पहले सदैव स्वर होता है। विसर्ग से पहले सदैव क्या होता है दोस्तों? स्वर होता है। इस बात से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं, लेकिन कौन सा होता है यह हमें पता नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि में यह कहा गया है कि विसर्ग के साथ में वर्ण जोड़ो। वर्ण का मतलब 44 जोड़ो, पहले क्या होगा? विसर्ग। और विसर्ग से पहले क्या होगा यह भी नहीं पता। तो जब किसी कोई स्पेशल स्वर का, कोई निश्चित स्वर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब सभी स्वर हो सकते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि विसर्ग से पहले 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। विसर्ग से पहले 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग के बाद 44 में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है। यह होती है दोस्तों विसर्ग संधि की वास्तविक परिभाषा। इस पहलू तक मेरा उद्देश्य आपको लाना था। अर्थात विसर्ग से पहले हमें 11 स्वर पढ़ने हैं। विसर्ग से पहले हमें कितने स्वर रखने हैं? 11। और विसर्ग का योग कितने वर्णों से कराना है मित्रों? 44 वर्णों से कराना है। अर्थात विसर्ग का योग 44 वर्णों से होता है, और विसर्ग से पहले 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। जब हम किसी निश्चित स्वर का नाम लें, जैसे यहाँ होता कि ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, तो आप समझते कि नो का जिक्र हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा। आप यहाँ पर तो क्या कह दिया? विसर्ग के बाद वर्ण जोड़ो। और विसर्ग से पहले क्या है?
हमें पता है विसर्ग से पहले सदैव स्वर होता है। कौन सा होता है? किसी निश्चित स्वर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब 11 में कोई सा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? विसर्ग से पहले 11 स्वर रखने हैं और विसर्ग के बाद 44 के 44 वर्ण जोड़ने हैं, सारे स्वर और सारे व्यंजन जोड़ने हैं। और जब ये सारे जोड़ हम पढ़ चुके होंगे तब जाकर के हमारी विसर्ग संधि पूरी हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत, हाँ हाँ बिल्कुल, ये अलग चीज है क्योंकि हम यही चीज रटते आए हैं। हमें सिर्फ इतना पता रहता है क्या कि विसर्ग के बाद वर्ण के योग को या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है दोस्तों। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ कौन कौन से स्वर जुड़ेंगे, कौन कौन से व्यंजन जुड़ेंगे, इसके पहले क्या होगा। तो हमें इस चीज का पता चल चुका दोस्तों कि हमारे विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले तो क्या होगा? 11 में से कोई एक स्वर होगा। 11 में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, अर्थात 11 के 11 में से कोई सा भी हो सकता है, सभी 11 में से कोई एक होगा। और इसके बाद 44 वर्णों में से भी कोई एक हो सकता है, अर्थात 11 के साथ में हमें विसर्ग लगाना है और योग उसका किसके साथ में कराना है? 44 के साथ। तो इस इतने प्रकार के 44 जोड़ों को हम अध्ययन की सरलता हेतु दो भागों में बांट के जोड़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल, अब आ रहा हूं मैं बिंदु पे। याद करिए वो ऐतिहासिक पल जब हम बात कर रहे थे वर्ण विचार में व्यंजनों के वर्गीकरण की। बिल्कुल, जब व्यंजनों का वर्गीकरण किया था दोस्तों तो उस समय मैंने कहा था आपको कि घोष या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। और वे दोनों नाम आपको मैं बता देता हूं। एक नाम आपके सामने मैंने रखा था अघोष, और एक नाम, बिल्कुल एक नाम से हम परिचित हुए थे, कौन सा? सघोष। वापस से सुनना, इस व्यंजन संधि में जो ये 44 वर्ण हैं, इन 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु हम दो भागों में बांटकर जोड़ेंगे। दो भागों में कैसे? देखिए, 11 तो होते हैं स्वर और 33 होते हैं क्या? व्यंजन। इन 33 व्यंजनों का एघोष और सघोष वाला जो वर्गीकरण है मैं पुनः लिख रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसके अलावा तीनों सकार, इसके अलावा तीनों के तीनों सकार। बताइए दोस्तों कितने वर्ण हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, हिंदी में वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? 5। हिंदी में वर्ग कितने हैं? 5। क, च, ट, त और प। और 5 वर्गों के कौन कौन से वर्ण ले लिए मैंने? पहला और दूसरा, अर्थात 5 दूनी 10। और ये कितने हैं? 3, अर्थात 10 और 3 13 वर्ण। कितने हैं दोस्तों? 13 वर्ण तो हैं हमारे पास। कौन से? एघोष। 13 हो गए कम। अब बात आती है सघोष की। सघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। य, रे, ले, वे, है। ये तो है आपके क्या? व्यंजन। ये तो क्या है दोस्तों? व्यंजन। अभी तक केवल मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण बताया है। गिन लो, देखिए 33 व्यंजन होते हैं या नहीं? 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए? 13। यहाँ पर देखो वर्गों के कितने लिए हैं हमने? 3। प्रत्येक वर्ग के 3 5 वर्गों के कितने हो गए? 5 तिया 15 वर्ण तो ये हो गए। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20। 20 और 13 कितने होते हैं दोस्तों? 20 प्लस 13 कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। बताओ 33 व्यंजन आ गए या नहीं? आ चुके हैं। 33 का पता चल गया। अब बात आती है क्या कि सर 11 स्वरों की भी तो बात करनी है। 11 स्वरों का तो नाम ही नहीं लिया। तो ध्यान दे मित्रों, यहाँ पर मैं 11 स्वरों की भी बात कर लेता हूँ। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? सघोष होते हैं। अब हमें पता चल चुका कि सघोष वर्ण 20 तो ये थे और 11 और, तो 20 प्लस 11 बराबर कितने होंगे दोस्तों? 31 हो गए। सघोष वर्ण कितने हैं? 31 हैं। अर्थात हमें 31 और 13 का पता चल चुका। 31 तो क्या है हमारे पास? सघोष। और 13 क्या है हमारे पास? एघोष। अर्थात कुल 44 वर्णों की हम बात कर रहे हैं। और अध्ययन की सरलता हेतु इस विसर्ग संधि में इन 44 वर्णों को हम दो भागों में बांट के जोड़ेंगे। दो भाग कौन कौन से? एक नाम आएगा हमारे पास कौन सा? एघोष का। और एक नाम हमारे पास कौन सा आएगा? सघोष का। एक नाम कौन सा आएगा दोस्तों? सघोष का आएगा। यहाँ तक की बात आपको जहन में आराम से समझ लेनी है। यहाँ तक की बात को आप आराम से समझिए
क्या कि विसर्ग से पहले तो 11 स्वर होंगे, उनका तो हमें चर्चा ही नहीं करना। जब कोई निश्चित स्वर का बिल्कुल किसी निश्चित स्वर का जिक्र होगा, जैसे ए के साथ विसर्ग हो, इसका मतलब हमें केवल एक की बात करनी है। मैं कहूंगा ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, इसका मतलब 10 की बात कर रहा हूं, ए को छोड़ करके बचे हुए 10 की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूं किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तो समझ जाना 11 में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन बाद में जो 44 वर्ण है, इन 44 वर्णों को हम दो भागों में जोड़कर पढ़ेंगे। पहले हम जोड़ेंगे क्या, पहले तो हम जोड़ेंगे क्या कि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसका योग हम करेंगे किसके, अघोष के साथ। किसके साथ करेंगे दोस्तों, अघोष के साथ। ये फर्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा, ये पहला तरीका हो जाएगा संधि के पढ़ने का। ये संधि को पढ़ने का हमारा पहला तरीका बनेगा क्या कि हम जोड़ेंगे 11 में से किसी भी स्वर के साथ किसको, अघोष को। और फिर हम दूसरे नियम में बात करेंगे क्या, 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग को किसके साथ जोड़ेंगे दोस्तों, सघोष के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, सघोष के साथ जोड़ेंगे। और ऐसा करना हमारा दूसरे प्रकार का फॉर्मेट बनेगा। ये दो फॉर्मेटों में हम सारे के सारे बिल्कुल, क्योंकि अघोष का मतलब कितना हो गया 13 और सघोष का मतलब कितना हो गया 31, कुल कितने होते हैं 44, कुल कितने होते हैं 44। अर्थात हमें 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और योग कितनों के साथ करना है, इन 44 के साथ करना है। तो इनको अध्ययन की सरलता हेतु हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब एक मोटा मोटा प्रकार बता रहा हूं मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल हो जाएगी संधि, बहुत सरल हो जाएगी। एक बोर्ड पे सारी संधि रखने वाला हूं आपके सामने, चंद मिनट में आपके सामने एक ही बोर्ड पे पूरी संधि होगी। क्या कि इन 11 स्वरों के साथ तो क्या होगा, विसर्ग होगा और उसका योग हमें क्या करना है, उसका योग हमें करना है किसके साथ, इन 44 वर्णों के साथ। अध्ययन की सरलता हेतु हमने कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में। संस्कृत के जो 3 प्रकार होते हैं, सत्व, उत्व और ऋत्व, ध्यान देना। यदि विसर्ग के साथ किसी भी अघोष वर्ण का योग कराएंगे, यदि विसर्ग के साथ किसी भी अघोष का वर्ण का योग कराएंगे तो मित्रों वहां होती है सत्व विसर्ग संधि। जो रिट वाले मेरे मित्र हैं उनको बता देता हूं, यदि भाषा के रूप में आप संस्कृत भाषा का चयन करते हैं तो याद रखना, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण का यदि योग कर रहे हो, अघोष कौन से होते हैं आपके सामने उल्लेखित हैं, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण का योग कर रहे हैं तो वहां संधि होगी सत्व विसर्ग संधि। और सघोष के योग में होती है दोस्तों उत्व और ऋत्व विसर्ग संधि। अब उत्व कहां कहां होगी, ऋत्व कहां कहां होगी, विसर्ग संधि कहा। उसके बाद उसी परिभाषा को हमने इतने से छोटे प्रारूप में इस छोटे से सूत्र में समाहित कर लिया। क्या कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के योग को क्या कहा मित्रों, विसर्ग संधि कहा। स्वर कितने होते हैं, अब पूरे स्वर न लिख करके मैंने स्वरों की केवल संख्या लिख दी। स्वर कितने 11, व्यंजन कितने 33, अर्थात विसर्ग के बाद 11 स्वर और 33 व्यंजनों को विसर्ग संधि कहा। फिर मैंने नया तरीका लिया कि विसर्ग के बाद में योग कितनों का होता है, 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल कितने हो गए 44 के योग को क्या कहा मित्रों, विसर्ग संधि कहा है। यहां तक की बात समझ में आई। अब एक नई बात और जानिए, क्या विसर्ग जो होता है ये कौन सा वर्ण होता है मित्रों, अयोगवाह्य होता है। क्या होता है दोस्तों, अयोगवाह्य। बहुत धैर्य से समझिए इस चीज को, पूरी की पूरी संधि समझ में आ जाएगी। विसर्ग संधि पूरी एक बोर्ड पे क्लियर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आवश्यक चीजें हमें जानना आवश्यक है उन बातों पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। विसर्ग संधि पूरी की पूरी जो 3 प्रकार है संस्कृत व्याकरण या मूल व्याकरण में, क्या क्या, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि, इन तीनों के तीनों प्रकारों के जो हिंदी व्याकरण में 9 नियम बनने वाले हैं। कितने नियम बनने वाले हैं दोस्तों, 9 नियम बनने वाले हैं। इन 9 के 9 सभी नियमों की चर्चा मैं पूरे एक बोर्ड पे ही कर दूंगा, एक ही बोर्ड पे इन सभी को ले लेंगे और सारी चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। क्या पढ़ा कि विसर्ग जो होता है वो किस प्रकार का वर्ण होता है मित्रों, अयोगवाह्य होता है। कैसा होता है, अयोगवाह्य होता है। और अयोगवाह्य वर्ण कहा किसे जाता है दोस्तों, अयोगवाह्य वर्ण वे होते हैं जो व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते, जो व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते। समझ में आया कुछ। अयोगवाह्य किसे कहा जाता है दोस्तों, वे वर्ण जो व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि विसर्ग का प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे आप विसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी व्यंजन के साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों, किसी भी व्यंजन के साथ हम विसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात विसर्ग से ठीक पहले सदैव किसका प्रयोग होगा दोस्तों, स्वर का प्रयोग होगा।
किसका प्रयोग होगा दोस्तों? स्वर का प्रयोग होगा। अर्थात इन सभी सूत्रों में एक नई चीज जुड़ने वाली है। क्या? विसर्ग संधि की परिभाषा में हमें यह तो हर किताब ने बता दिया क्या कि विसर्ग के बाद स्वर जुड़ेगा या व्यंजन जुड़ेगा, विसर्ग के बाद 11 स्वर और 33 व्यंजन जुड़ेंगे, या विसर्ग के बाद 44 वर्ण जुड़ेंगे, लेकिन यह कोई किताब नहीं बता रही कि इस विसर्ग से ठीक पहले क्या होगा मित्रों। और यह चीज आपको मैं बता रहा हूं, विसर्ग से ठीक पहले क्या होगा? सदैव स्वर होगा। विसर्ग से ठीक पहले सदैव क्या होगा? स्वर होगा। तो हमारा जो अगला तथ्य होगा, अगला जो कंसेप्ट आएगा, मैं इसी में वो चीज ऐड कर रहा हूं। देखो कैसे, मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि कोई भी स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग जुड़ा हुआ होगा और उसका योग 44 वर्णों से करना है। अगला चरण आ गया है हमारे पास, क्या? कि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, और उसका योग इन 44 में से किसी वर्ण के साथ भी हो जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाएगा। 44 वर्ण कौन से हैं? 11 तो स्वर और 33 आपके व्यंजन। इन 11 और 33 वर्णों के योग के अनुसार ही हमें क्या करना है? स्वर के साथ विसर्ग को जोड़ना है। और इस विसर्ग का जो भी बदलाव होगा, वह बदलाव ही क्या कहलाता है दोस्तों? विसर्ग संधि कहलाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका दोस्तों, ये बात बिल्कुल आ चुकी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह एक प्रकार से कौन सा टाइटल चल रहा है मित्रों? यह हमारा जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। अर्थात विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के बाद या तो स्वर जुड़ेगा या व्यंजन जुड़ेगा, और विसर्ग से ठीक पहला जो वर्ण होगा वह क्या होगा दोस्तों? कोई स्वर होगा। 11 के 11 स्वरों में से कोई भी हो सकता है। आप किसी निश्चित स्वर का यहाँ कोई जिक्र नहीं कर रहे, 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। हाँ, यदि एक आधा ऐसा नियम भी आएगा हमारे पास, 9 नियम, जब हम इसके नियमों में अध्ययन करेंगे, क्या कि कुछ नियमों में मैं कहूंगा आपसे कि केवल ए या आ के साथ विसर्ग हो, तो ऐसी स्थिति में आप सभी स्वरों में से केवल कितनों को उठा लेंगे? 2 को उठा लेंगे। इस सूत्र को आप चाहो तो और छोटा बना सकते हो। क्या? स्वर कितने हैं दोस्तों? 11। स्वर कितने हैं दोस्तों? 11। 11 के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? विसर्ग जुड़ा हुआ होगा। योग कितनों से होगा? 44 से। योग कितनों से होगा? 44 से। तो इस विसर्ग संधि का अंतिम जो नियम आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है कि 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग किससे होगा दोस्तों? 44 वर्णों के साथ होगा। यह सारा का सारा मामला कौन सी संधि के अंतर्गत गिना जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि के अंतर्गत गिना जाता है। यह सारी बातें कौन सी संधि में शामिल की जाएंगी दोस्तों? विसर्ग संधि में शामिल की जाएंगी। अब महत्वपूर्ण बात है इसके ठीक आगे की, क्या कि 11 स्वरों के साथ हमने क्या जोड़ा है? विसर्ग है, और उसका योग इन 44 वर्णों के साथ हम एक साथ तो करा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो हम क्या करते हैं? अध्ययन की सरलता हेतु या आसानी से हमारे ये समझ में आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं दोस्तों? 2 भागों में बांट लेते हैं। सर बहुत ही अलग तरीका है ये। हाँ बिल्कुल मेरे दोस्तों, बहुत ही अलग तरीका बता रहा हूँ आपको। बहुत बार हिंदी पढ़ ली, पर ऐसी हिंदी जिसके बाद आपको कहीं और हिंदी पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, ऐसा ही पढ़ना है दोस्तों। कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि इतिहास बना के रख दीजिए। हाँ, उसके बाद यदि कुछ हो तो आपके जैसा नहीं हो। आज से पहले जितना भी हुआ, आपके सारे कृत्य उनके द्वारा किए गए कामों पर पर्दा डाल दे, ऐसा काम करना है दोस्तों। बिल्कुल यूनिक सोच होनी चाहिए। मैं जो कर रहा हूं, आप जो कर रहे हैं, हम सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने जैसा किया उसके पहले किया होगा, लेकिन मैं जैसा कर रहा हूं मेरे जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा मुझे करना है। यही सोच एक विद्यार्थी में होनी चाहिए दोस्तों, और मुझे पता है आपकी यही सोच है। बहुत अच्छा लगता है मुझे यह जानकर कि आप एक उत्साह के साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल आपने उत्कर्ष के मंच का चुनाव किया है दोस्तों, ये चीजें आपको यही मिलेंगी, बिल्कुल यही मिलेंगी। आपका कहना सही है, सोचना भी सही है कि विसर्ग संधि में ये कौन सी गणित आ गई है। ये गणित नहीं है दोस्तों, इसको सरल बनाने के तरीके हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दी? जो स्वरों की संख्या थी उसको संख्या के रूप में लिखा है। ये रहो, 44 में मैंने 11 स्वर और 33 व्यंजनों को जोड़ के लिखा है। अब आगे वाले चरण में हम बात कर रहे हैं क्या कि 11 स्वरों में से किसी भी स्वर के साथ तो विसर्ग होगा, और उसका योग जो हम 44 वर्णों से करने वाले हैं,
इन 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु हम दो भागों में जोड़कर पढ़ेंगे, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। और वो नाम कौन कौन से होंगे? एक बार तो हम विसर्ग के साथ एघोष को जोड़ लेंगे। किसको जोड़ लेंगे दोस्तों? एघोष को जोड़ लेंगे। और एक बार विसर्ग के साथ हम किसका योग करवाएंगे? सघोष का योग करवाएंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि विसर्ग के साथ इन 44 वर्णों को हम दो भागों में जोड़कर पढ़ेंगे। कैसे? एक तो हमारा क्या हो गया कि 11 में से कोई भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? विसर्ग होगा, और उसका योग होगा किसके साथ? सघोष के साथ। सघोष कितने होते हैं दोस्तों? 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 कौन कौन से होते हैं? वापस से सुनिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा? 11 स्वरों में से किसी भी स्वर के साथ क्या होगा? 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ क्या होगा? 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा। और विसर्ग का योग हमें किसके साथ करना है मित्रों? सघोष के साथ करना है। किसके साथ करना है? सघोष के साथ करना है। और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 31 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 31 होती है। अब ये 31 कौन कौन से होते हैं, यह भी एक बार जान लीजिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हिंदी में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं दोस्तों। कौन कौन से वर्ग होते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूं, जरा एक बार आपका ध्यान इधर आ जाना चाहिए। क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग हैं। इन सभी वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। इन पांचों वर्गों के 5-5 जो वर्ण हैं उनमें अंतिम के 3-3। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके साथ साथ य, रे, ले और वे, इन चारों वर्णों को अंतस्थ के नाम से जानते हैं। और एक ऊष्म वर्ण इसमें और शामिल करना है दोस्तों। कौन सा? है वर्ण शामिल करना है। कौन सा वर्ण शामिल करना है वर्ण शामिल करना है। और इसके अलावा सभी स्वर। ये क्या होते हैं दोस्तों? 31 वर्ण हो चुके हैं। आप जोड़ सकते हैं इनको। देखिए वर्ग कितने? 5। प्रत्येक वर्ग में से कौन कौन सा ले रहा हूं? तीसरा, चौथा और पांचवा। अर्थात 5 × 15 वर्ण तो हम यहां ले चुके। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20। और 20 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? 20 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? 31। अर्थात एक बार तो हम इन 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और इसका योग 31 अर्थात सघोष वर्णों से करेंगे। और एक बार इसका योग हम किसके साथ में करेंगे? एघोष के साथ। अर्थात जो फॉर्मूला बनेगा वह क्या बनेगा? 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसका योग एघोष वर्ण से होगा। किससे होगा दोस्तों? एघोष वर्ण से होगा। एघोष वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो जवाब सदैव कितना दोगे? 13 देंगे। कितना देंगे? 13 देंगे। क्यों देंगे? 44 में से 31 हटा देंगे तो कितना बचता है शेषफल मित्रों? 13 ही बचता है। 13 कौन कौन से होंगे? 13 कौन कौन से होंगे दोस्तों? ध्यान देना। यहाँ पर वर्गीय वर्णों में से कौन सा लिया? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पहला बचा हुआ है और दूसरा बचा हुआ है। 5 वर्गों के 10 वर्ण तो ये हो चुके। इसके अलावा देखो वर्गीय पूरे हो गए, अंतस्थ वर्ग यहाँ आ चुका है। लेकिन ऊष्म वर्णों में से केवल मैंने एक वर्ण लिया है। ऊष्म वर्णों में से मैंने केवल एक वर्ण लिया है दोस्तों। कौन सा? है वर्ण। तो तीनों सकार बचे हुए हैं। कौन कौन से? आपका तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। तो 3 ये से और जोड़ लेंगे तो 10 और 3 कुल कितने हो गए दोस्तों? ये 13 वर्ण क्या होते हैं? एघोष। अर्थात विसर्ग संधि में अध्ययनता की सरलता हेतु इन 44 वर्णों को हमने दो भागों में बांटकर जोड़ना चाहा है। उनमें एक नाम होगा विसर्ग के साथ एघोष का योग और एक नाम होगा विसर्ग के साथ सघोष का योग। सघोष कौन कौन से हैं और एघोष कौन कौन से हैं, यह भी आपके सामने दोस्तों उल्लेखित हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब जो हमने जाना क्या कि एक बार एघोष को सभी को जोड़ लेंगे और एक बार सभी सघोष को जोड़ लेंगे। तो पहले एक बार हम केवल और केवल एघोष को जोड़ेंगे। यहां से आपको एक बात और बता देता हूं मित्रों, रिट वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा वाले मेरे मित्र ध्यान दें, यहाँ पर एक बहुत काम की बात आने वाली है। यदि आप द्वितीय भाषा के रूप में जो रिट के पेपर में या हम कह सकते हैं आवेदन फॉर्म भरते समय
दो भाषाएं ली जाती हैं, वहां यदि आप संस्कृत भाषा चुनते हैं तो संस्कृत भाषा में विसर्ग संधि के केवल 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे दोस्तों? 3 प्रकार होंगे, और 3 प्रकारों के नाम होते हैं, एक होती है सत्व विसर्ग संधि, एक होती है ऋत्व विसर्ग संधि, और एक होती है दोस्तों उत्व विसर्ग संधि। यदि आप एगोस को जोड़ते हो तो इसे कहा जाता है सत्व विसर्ग संधि। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि। और सेगोस के 31 में 2 प्रकार निकल के आते हैं आपका, एक तो आता है दोस्तों ऋत्व और एक आता है दोस्तों आपका उत्व। अब ये सत्व क्या होता है, ऋत्व क्या होता है और उत्व क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। हालांकि ये है संस्कृत व्याकरण का पाठ, पर इसका इशारा मैं आपको देता रहूंगा, समय समय पर इनका आपको संकेत देता रहूंगा, ताकि आप इसको पहचानने में आसानी महसूस करोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दें। अब तो हमने क्या किया है, अध्ययन की सरलता हेतु हमने क्या किया है, अध्ययन की सरलता हेतु इन 44 वर्णों को 2 भागों में बांट लिया। अब मैं योग करवाने वाला हूं किसका? एघोष का। और एघोष कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अभी अभी मैंने आपको बताया, इसके अलावा तीनों से, इनको मैं लिखूंगा एक बार। देखो, जैसे क वर्ग का क और ख को जोड़ना है, च वर्ग के च और छ को जोड़ना है, ट वर्ग के ट और ठ को जोड़ना है, त वर्ग के त और थ को जोड़ना है, तथा प वर्ग के प और फ को जोड़ना है। हिंदी में ये 5 वर्गों के प्रथम 2-2 वर्ण मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ये। कौन कौन से वर्ग के? क, च, ट, त और प वर्ग के प्रथम 2-2 वर्ण। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों? एघोष होता है। ये एघोष हो गए। इसके अलावा तीनों से, ये तीनों के तीनों से, इन्हें भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि एघोष का मतलब क्या हो गया? पहला, दूसरा और ये तीनों से। इनका योग हमें किसके साथ करना है दोस्तों? विसर्ग के साथ में करना है। तो देखो, ये जो ऊपर हम शंकर वाला से बोलते हैं, इसको हम इस तालव्य वर्ग के सामने लिख देंगे। जो षटकोण वाला से होता है उसको मैंने मूर्धन्य वर्ग के सामने लिखा है, और जो स्लेट वाला से होता है उसको मैंने दंत्य वर्ग के सामने लिखा है। ये कुल 13 वर्ण हैं। ये कुल कितने वर्ण है दोस्तों? 13 वर्ण हैं। इन 13 वर्णों को नाम क्या दिया जाता है दोस्तों? एघोष नाम दिया जाता है। इन एघोष को जोड़ना बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने इन तीनों को, बिल्कुल आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा क्या, कि सर आपने इन तीनों से को इन 3 के सीध में ही क्यों लिखा? यहाँ भी आपके उच्चारण स्थान काम आते हैं मित्रों। उच्चारण स्थान होते हैं 5। सबसे पहला कौन सा? कंठ। दूसरा कौन सा होता है? तालु। उसके बाद में आते हैं मसूड़े, फिर आता है दोस्तों दंत, अंतिम आता है कौन सा? ओष्ठ। अर्थात क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहला वर्ग कौन सा है? कंठ्य वर्ग है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वर्ग कौन सा होता है? तालव्य होता है। फिर तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? मूर्धन्य होता है। चौथा कौन सा होता है दोस्तों? दंत्य होता है। और 5वां कौन सा होता है मित्रों? ओष्ठ्य होता है। कौन सा होता है? ओष्ठ्य। इनका क्रम भी यही होगा। सबसे पहले कोई भी बात आती है वह कहाँ आती है? गले में, अर्थात कंठ में। अर्थात पहली लाइन कहाँ से बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। कंठ के ठीक आगे आते अपन क्या आ जाता है? तालु आ जाता है, जो आगे चलते चलते मसूड़ों तक समाप्त होता है। अर्थात दूसरा स्थान क्या आ गया? तालु। तीसरा स्थान क्या है दोस्तों? मूर्धा यानी कि मसूड़े। चौथा स्थान क्या है? मसूड़ों के ठीक बाद में बात कहाँ गई? दंत के पास, दंत। दांतों के बाद में बात कहाँ गई? ओष्ठ पे, ओष्ठ। उसके बाद बात आ जाती है बाहर। तो 5 स्थान है, उनका क्रम क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जिस सीक्वेंस में बात बाहर आ रही है उसी सीक्वेंस में वर्गों को नंबर दे दीजिए। पहली लाइन पहला स्थान, दूसरी लाइन दूसरा स्थान, तीसरी लाइन तीसरा स्थान, चौथी चौथे से, और 5वीं मेरे दोस्तों 5वें स्थान से उच्चारित होती है। अब मैं इनका योग आरंभ कर रहा हूं। मैंने आपको बहुत भली भांति परिचित करवा दिया कि एघोष वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए, अब मैं इसके नियम भी साथ के साथ लिखता चलूंगा। अभी मैं नियमों का केवल बाहरी परिचय दे रहा हूं, उदाहरणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे समझना, मैंने कहा विसर्ग प्लस च, छ और से। मैंने आरंभ कर लिया है एघोष का योग दोस्तों। विसर्ग के साथ मैं एघोष का योग करना आरंभ कर चुका हूं। क्या? कि यदि विसर्ग के बाद च, छ और से का योग हो, ये ध्यान दीजिए। अब च तालव्य वर्ग का,
छ तालव्य वर्ग का और से भी कौन सा है, तालव्य सकार है दोस्तों। अर्थात विसर्ग के साथ तालव्य वर्णों का योग हो, विसर्ग के साथ तालव्य वर्णों का योग हो तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों तालव्य सकार आदेश होगा। ये कैसे बना, अब इसको समझो, एक सूत्र को समझेंगे, बाकी आगे वाले अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। यह है पहला नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको कहा था कि हमें क्या करना है, विसर्ग के साथ कुल 44 वर्णों का जोड़ पढ़ना है और इस 44 जोड़ को मैंने अध्ययन की सरलता हेतु दो भागों में बांट लिया। पहला भाग तो मैंने लिया कौन सा, एघोष का, और एघोष में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 13 वर्ण होते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं 13 कौन कौन से हैं, देखो सभी वर्गों के दो दो वर्ण, तो 5 दूनी 10 तो ये हो गए, इसके अलावा तीनों से 10 और 3 13। इन 13 में से मैं सबसे पहले केवल 3 वर्ण उठा रहा हूं। कौन से उठा लिए, च, छ और तालव्य से, अर्थात ये तालव्य वर्ग के तीनों वर्ण मैंने ले लिए। अब यहाँ पर मैंने विसर्ग से ठीक पहले किसी स्वर का कोई जिक्र नहीं किया, विसर्ग से ठीक पहले मैंने किसी स्वर का कोई उल्लेख नहीं किया। और ये बात सदैव याद रखना, यदि विसर्ग से ठीक पहले किसी स्वर का कोई जिक्र न हो तो वहां हम मान लेंगे कोई भी स्वर है। क्या है दोस्तों, कोई भी स्वर। अब कोई भी स्वर याद न रहे तो ऐसे समझ लीजिए, अगर विसर्ग से पहले किसी निश्चित स्वर का कोई नाम नहीं आए, विसर्ग से पहले ठीक निश्चित कोई स्वर का नाम नहीं आए तो मान लेना है कि 11 में से कोई सा भी होगा। तो अर्थात हमारा नियम क्या हो जाएगा कि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग च, छ और से, मैं इनको दूसरे नाम से भी जानना चाहूं तो कह सकता हूं ये कौन से वर्ण हैं दोस्तों, तालव्य हैं। कौन से हैं, तालव्य। और जोड़ किस कर रहे हैं, एघोष को, तो हम ये कह सकते हैं क्या, तालव्य एघोष वर्ण है। ये सारे कैसे हैं दोस्तों, तालव्य वर्ग के हैं और एघोष हैं। इतनी गिनती याद करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि 13 वर्ण हैं और 13 में से मैंने 3 ले लिए। कितने लिए दोस्तों, 3 लिए। और इन 3 के स्थान पर मैंने क्या बना दिया, इन 3 का जब योग हुआ तो मैंने विसर्ग के स्थान पर क्या बनाया है, तालव्य से ही बनाया है। क्यों, क्योंकि आगे वाले वर्ण तालव्य थे, इसलिए विसर्ग के स्थान पर भी तालव्य सकार बना दिया। तो पहला नियम, अब शब्द से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या कि यदि किसी भी स्वर के बाद, देखो 11 है, इसका मतलब कोई भी स्वर है। अगर यहाँ पर 11 में से कुछ निश्चित स्वरों का नाम होता तो हम यहाँ उल्लेख करते, मैंने यहाँ 11 लिख दिए, इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो नियम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ, यदि 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग च, छ और श, च, छ और श, तो तालव्य वर्ण है और एघोष वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश होगा। कौन सा से बनाया मैंने दोस्तों, तालव्य से बनाया है। और आपको पता है कार प्रत्यय जोड़ के उनको उच्चारित करते हैं, अर्थात मैंने क्या कहा, तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी। अब मैं बात करता हूँ आगे की। एक वर्ग मैंने जोड़ लिया है मित्रों, तालव्य वर्ग को मैं जोड़ चुका हूँ। अब बचे हुए आगे के वर्ग की बात करता हूँ। नियम नंबर 2, फिर मैंने कहा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, किसी भी स्वर के साथ दोस्तों क्या हो, विसर्ग हो और उसका योग ट, ठ और श। ये कौन से हो गए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि पहले तालव्य वालों को जोड़ लिया, अब हम कौन से वर्ग को ले रहे हैं, मूर्धन्य को ले रहे हैं। अब कौन से वर्ग को ले रहे हैं, मूर्धन्य वर्ग को ले रहे हैं। अभी मैंने कंठे को छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है उसी की भी बात हम करेंगे, पहले एक बार इनका ही ध्यान रखना है। क्या कि यदि किसी भी स्वर के साथ, क्योंकि 11 है हमारे, 11 का मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग ट, ठ और से वर्ण से होता है, जो कि कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ग के हैं और एघोष वर्ण हैं। तो नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, नियम हमारा बन रहा है क्या कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग ट, ठ और से अर्थात मूर्धन्य एघोष वर्णों से होता है, तो अब आप बताएं मुझे, आप बताएं क्या कि विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा। बताओ दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही दिशा में सोच पा रहे हैं। क्यों? जैसे आगे यहाँ हमने तालव्य वर्णों को जोड़ा था तो तालव्य से बनाया था। अब मूर्धन्य वर्णों को जोड़ रहे हैं तो विसर्ग का मूर्धन्य से बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मूर्धन्य सकार बना देंगे। इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना सोचने की आवश्यकता कहाँ आ रही है? संधि रटनी नहीं है, सरल बनानी है, समझनी है। कैसे? 11 में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग देखो तालव्य वर्णों से हो रहा है तो लास्ट वाला तालव्य से है, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मूर्धन्य है तो लास्ट वाला मूर्धन्य से यहाँ भी लिख दिया। अब मैं लिखने वाला हूं अगला नियम। अब मैं लिखने वाला हूं अगला नियम। और अगला नियम क्या है दोस्तों? ये नियम 1 हो गया, ये 2। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम जो मैं लिखने वाला हूं, ध्यान दें, 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ है मित्रों? विसर्ग जुड़ा हुआ है। 11 के 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? विसर्ग जुड़ा हुआ है। और उसका योग तय, थे और से। अब समझ गए होंगे आप ये कौन से वर्ण लिख चुका हूं दोस्तों? ये दंत्य वर्ण हैं। ये कौन से वर्ण हैं दोस्तों? ये दंत्य वर्ग के वर्ण आ चुके हैं। कौन से वर्ग के वर्ण आ चुके हैं? ये दंत्य वर्ग के वर्ण आ चुके हैं। दंत्य और अघोष आ चुके हैं मित्रों। अर्थात हमारा नियम क्या हो जाएगा कि यदि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग दंत्य वर्णों से होता है तो आप बताएं जरा विसर्ग के स्थान पर कौन सा से लिखा जाएगा? कौन सा से लिखा जाएगा मेरे दोस्तों? बहुत अच्छे से समझना इस बात को। देखिए हमने क्या किया, 11 में से किसी भी स्वर के साथ जब विसर्ग था और तालव्य वर्णों से योग किया तो विसर्ग का तालव्य सकार बना दिया। मूर्धन्य वर्णों के साथ योग किया तो मूर्धन्य वर्ण बना दिया। यहाँ दंत्य वर्णों के साथ योग कर रहा हूँ, यहाँ दंत्य वर्णों के साथ योग कर रहा हूँ तो विसर्ग का भी क्या बना लेंगे? दंत्य सकार बना देंगे दोस्तों। कौन सा सकार आदेश हो जाएगा? दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। अभी तक हम केवल इन 3 वर्गों को जोड़ पाए हैं। कौन कौन से को? तालव्य को, मूर्धन्य को और दंत्य को। अर्थात इन 3 वर्गों का हम योग कर चुके हैं। अब हमारे पास इन 3 वर्गों को हटा देने के बाद दोस्तों एक वर्ग तो बचा हुआ है, कौन सा? कंठ्य। और एक वर्ग बचा हुआ है, कौन सा? ओष्ठ्य। कुल 13 अघोष वर्णों में ध्यान दें सभी के सभी 11 हैं और इधर देखिए 3 और 3 6 और 3 9, कुल 13 में से मैं 9 का योग कर चुका हूं। अब केवल कितने बचे हुए हैं? 2। कौन कौन सा? क और ख तथा प और फ। अघोष में केवल 4 वर्ण और बचे हुए हैं, उनका भी योग करते हैं विसर्ग के साथ। आइए इधर मेरे साथ में। अब अगला जो नियम आएगा दोस्तों, जैसे मैं कहूं इसको नियम नंबर 4 दे देते हैं हम। क्या? थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना। हमें योग करना है किसका? एक तो कै का, एक ख का और एक पै का और एक फै का। इन 4 वर्णों को जोड़ना है हमें। किसके साथ जोड़ना है? विसर्ग के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है मित्रों? विसर्ग के साथ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? विसर्ग के साथ समस्त अघोष वर्णों का योग हम पढ़ रहे हैं और उसमें से हम देखो तालव्य वर्ग को, मूर्धन्य वर्ग को, तालव्य वर्ग को, मूर्धन्य वर्ग को और दंत्य वर्ग को जोड़ चुके हैं। अब 2 वर्ग और बचे रह गए। एक तो पहला कौन सा? कंठ्य बचा हुआ है, ये देखो दोनों कंठ्य वर्ग के हैं। और एक अंतिम वाला बचा हुआ है, कौन सा मित्रों? ओष्ठ्य बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है दोस्तों? ओष्ठ्य बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह क्या है? ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद इन 4 का योग हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर यह भी तो कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, यहाँ भी 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है और यहाँ भी 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान रखना क्या कि विसर्ग से ठीक पहले ए आ के अलावा स्वर हो। यहां पर मैंने कुछ अलग बात लिख दी। क्या लिख दी दोस्तों? मैंने कहा भी था आपको कि जब किसी निश्चित स्वर का जिक्र नहीं होगा तो 11 में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। अर्थात 11 का मतलब यह हुआ कि 11 में से यहाँ कोई सा भी स्वर हो सकता है, यहाँ भी 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, यहाँ भी 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप बताएं मैंने कितने स्वर लिखे दोस्तों? 9। कितने लिखे हैं? 9। इसका मतलब यहाँ से एक नियम और निकलेगा। क्या निकलेगा वह अभी मैं बताऊंगा, पहले इसी को समझो। हमारा जो नियम नंबर 4 बना रहे हैं, नियम नंबर जो 4 बना रहे हैं वह क्या कह रहा है कि ए आ के अलावा कोई भी स्वर है,
ए और आ के अलावा कोई भी स्वर है और उसका योग, ए और आ के अलावा कोई भी स्वर है और उसका योग विसर्ग के साथ है, तथा ये किसी भी कंठे और ओष्ठ्य एगोस के साथ जुड़ रहे हैं। ये दोनों वर्ण तो कौन से हैं? कंठे वर्ग के। ये दोनों वर्ग कौन से हैं? ओष्ठ्य वर्ग के और एगोस हैं। तो नियम क्या है? ध्यान से सुनना कि ए और आ के अलावा, ए और आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, ए और आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो। हाँ, ए और आ हमने छोड़ रखा है मित्रों, अभी मैं लूंगा उनको। मैंने कहा विसर्ग से पहले 11 होंगे और विसर्ग के बाद पूरे 44 होंगे। पूरे 11 के साथ विसर्ग को 44 के साथ जोड़ना है। यहाँ पर देखो 11 के साथ 3 जोड़ लिए, 11 के साथ 3 जोड़ लिए, 11 के साथ 3 जोड़ लिए, यहाँ पर 9 के साथ ही जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब एक नियम और बनना है। वो एक नियम आपकी सुविधा के लिए चलो मैं लिख देता हूँ, क्या कि ए और आई आ जाए मान लो, और उसके साथ में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए, और योग इन चारों से पढ़ेंगे। अब तो आपके जहन में कोई सवाल नहीं रहेगा मित्रों। ये 2 नियम हम और पढ़ेंगे बस। अब कौन कौन सा? एक तो चौथा और एक पांचवा। चौथा नियम क्या कह रहा है कि ए और आ के अलावा 9 स्वर जो हैं उनमें से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और योग कै खे और पै फे वर्णों से होता है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर, अब देखो यहाँ पर तो तालव्य वर्ग के स्थान पर तो तालव्य से कारक बना लिया क्योंकि तालव्य से होता है। मूर्धन्य के स्थान पर मूर्धन्य से बना लिया क्योंकि मूर्धन्य से होता है। दंत्य वर्ग में दंत्य से बना लिया क्योंकि दंत्य से होता है। लेकिन कंठे और ओष्ठ्य तो कोई से ही नहीं होता। कंठे और ओष्ठ्य कोई से नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इधर से एक से लेंगे। कौन सा लेंगे? अगर ऊपर वाला लिया तो नीचे वाले दोनों दुखी, नीचे वाला लिया तो ऊपर वाले दोनों दुखी, अर्थात दोनों एक छोड़ दो, मध्य का उठा लेंगे। कौन सा? मूर्धन्य सकार। कौन सा से लेंगे यहाँ पर? मूर्धन्य सकार। नियम को अब समझो, पूरा नियम अब हुआ है। ये नियम क्या कह रहा हूं, एक एक शब्द पे गौर करना, बहुत आराम से सुनिए मित्रों। क्या कि यदि ए और आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है, ए और आ का मतलब क्या हुआ? 9 स्वरों के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उस विसर्ग का योग कै खे और पै फे वर्णों के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। यह कौन सा से आदेश हो रहा है मित्रों? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। कब होगा? जब विसर्ग से पहले न में से कोई, ए और आ के अलावा 9 में से कोई सा भी स्वर हो। जब विसर्ग से पहले यहाँ पर 9 में से कोई सा भी स्वर होता है, ए और आ को छोड़कर 9 में से कोई सा भी स्वर होता है और उसका योग कै खे और पै फे वर्णों से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अब बात आती है, आप कहोगे सर मान लीजिए ए और आ के साथ में तो जो 9 स्वर हैं इनके साथ में विसर्ग था, तो आपने मूर्धन्य सकार बना लिया, लेकिन ए और आ ही आ जाए, आ गया ना यहाँ पे? ए और आ के साथ ही विसर्ग हो और उसका योग इन चारों से होता है। ये देखिए, ए और आ को जो आपने ऊपर छोड़ा था मैंने लिख दिया, क्या कि यदि ए और आ के साथ ही विसर्ग हो और उसका योग यदि इन चारों के साथ में होता है दोस्तों, तो इसे क्या करेंगे? इसे ध्यान दे देना मित्रों, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली बात लिख रहा हूं। ऐसी स्थिति में कहा जाता है प्रकृति भाव की संधि। केवल और केवल एक नियम, जब व्यंजन संधि आरंभ हुई थी उस समय मैंने आपके सामने 4 पारिभाषिक शब्द रखे थे। कौन कौन सा? आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। इन 4 शब्दों का मैं जिक्र कर चुका हूं आपके सामने। आदेश का मतलब होता है किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा लिख देना। आगम का मतलब होता है अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना। लोप का मतलब होता है जो लिखा हुआ है उसे हटा देना। और जब आदेश अर्थात बदलाव, आगम का मतलब नया वर्ण जोड़ना और लोप का मतलब किसी वर्ण को हटाना, ये तीनों ही बदलाव न हो, अर्थात आदेश, आगम और लोप कुछ भी बदलाव न हो, तो उसे कहा जाता है प्रकृति भाव। अर्थात जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। मित्रों, ए आ के साथ यदि विसर्ग हो और उसका योग कै खे पै और फे वर्ण से होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति भाव की संधि माननी होगी। अर्थात उस पद में, उस शब्द में किसी भी वर्ण को न तो बदलेंगे, न कोई नया वर्ण लिखेंगे और न कोई वर्ण हटाएंगे। जो जैसा है उसको हूबहू वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो वापस से समझना, चौथा नियम क्या कह रहा था कि ए और आ के अलावा जो 9 स्वर हैं उन 9 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग कंठ्य और ओष्ठ्य एगोस से होता है, अर्थात कै खे और पै फे वर्णों से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार होगा।
फिर यहाँ से हमारा अगला नियम निकल गया कि ए और आ के अलावा नो के साथ होगा तो आप विसर्ग का मूर्धन्य सकार बना दोगे, पर ए और आई आ जाए तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे दोस्तों? प्रकृति भाव मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? प्रकृति भाव की संधि। केवल एकमात्र नियम पूरी संधियों में, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो विसर्ग हो, स्वर व्यंजन और विसर्ग तीनों प्रकारों में केवल एक नियम ऐसा आता है जहां दोस्तों हमें प्रकृति भाव की संधि माननी है। और वह कहाँ माननी है? कि यदि ए और आ के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग बिल्कुल, मैं उदाहरणों की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक बार आपके सामने नियमों का खाका प्रस्तुत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बार इन 44 के 44 वर्णों को मैं जो दो भागों में बांटकर जोड़ने वाला हूं, वो दो भाग बता रहा हूं। अब आप एक चीज समझो, मैंने कहा था कि हम एगोस में अर्थात 13 वर्णों को, एगोस का मतलब यही तो आया था हमारा, ध्यान दो एक बार, पूर्व में हमने क्या पढ़ा कि एगोस का मतलब होगा 11 के 11 स्वरों के साथ तो विसर्ग होगा और उसका योग 13 वर्णों से पढ़ना है। किसके साथ में पढ़ना है? 13 वर्णों के साथ। जब सेगोस पढ़ेंगे तब कितने पढ़ेंगे? 31। तो ध्यान दीजिएगा, हमने 13 पढ़े कि नहीं पढ़े? देखो 3 और 3 6 और 3 9 तो यहाँ हो गए, और 9 से पहले 11 11 11 आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखा 9 और 4 13 तो हो गए, लेकिन इधर 11 नहीं हो रहे। पहले 11 नहीं हुए, पहले कितने रह गए? 9। तो जो 2 बचे हुए थे यहाँ लिख दिए। अब बताओ 11 के 11 स्वरों के साथ, ध्यान देना, 11 के 11 स्वर सभी में हो गए, यहाँ भी 11 हैं, यहाँ भी 11 हैं और यहाँ भी 11 हैं। और इन चारों से पहले 9 और 2 11 यहाँ भी हो चुके। 11 स्वरों के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है या नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है ना। तो 11 स्वरों के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग सभी एगोस से हो रहा है या नहीं? देखो प्रत्येक वर्ग का, कै वर्ग का पहला दूसरा और पहला दूसरा मिल गया, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा, और ये देखो प वर्ग का पहला दूसरा, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, इसके अलावा तीनों से ये तालव्य रहा, ये मूर्धन्य रहा और ये दंत्य रहा। अर्थात विसर्ग के बाद हमने योग किसका कर लिया? एघोष का कर लिया है। क्या किया है दोस्तों? एघोष का। अर्थात हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? 11 के साथ विसर्ग और योग कितनों से हो चुका? 13 वर्णों से हो चुका है दोस्तों। कितने वर्णों से हो चुका है दोस्तों? 13 वर्णों से हो चुका है। कितने वर्णों से हो चुका है? 13 वर्णों से हो चुका है। कि 11 स्वरों के साथ विसर्ग था और उसका योग 13 अर्थात एगोस वर्णों से हो चुका है। यहां पर हमने क्या किया? मूर्धन्य तालव्य सकार बनाया है, मूर्धन्य सकार बनाया है, दंत्य सकार बनाया है, मूर्धन्य सकार बनाया है और कुछ नहीं बनाया, प्रकृति भाव की संधि। अब एक काम की बात, वही मेरे मूल भाषा वाले विद्यार्थी भाइयों के लिए, क्या कि इन सभी एघोष के जो 5 नियम हैं, इन पांचों नियमों में या तो हमने विसर्ग के स्थान पर कोई ना कोई से बनाया है, या तो हमने विसर्ग के स्थान पर कोई ना कोई से बनाया है, या फिर कुछ नहीं बनाया। या तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना है? कोई सा से बना, चाहे वो तालव्य बना हो, चाहे वो मूर्धन्य बना हो, चाहे वो दंत्य बना हो, वापस से चाहे मूर्धन्य बना हो, या फिर हमने कुछ नहीं बनाया। बनाया तो केवल से बनाया और नहीं फिर कुछ नहीं बनाया। अर्थात विसर्ग के स्थान पर केवल और केवल से बना है, सकार आदेश हुआ है। इसीलिए इन संपूर्ण नियमों को संस्कृत में एक ही प्रकार माना गया। क्या दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि। क्या माना गया दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि। अर्थात विसर्ग के स्थान पर सकार बना देना, विसर्ग के स्थान पर से बना देना सत्व विसर्ग संधि होती है, जिसके 5 नियम आपके सामने हैं दोस्तों। अर्थात अब मैं कहूं कि मैंने 11 स्वरों के साथ विसर्ग का योग 13 अर्थात सभी एघोष वर्णों से करा लिया है। नियम हो गए हैं दोस्तों 5। अब 4 नियम और पढ़ने हैं जो सैघोष के होंगे। जो किसके होंगे दोस्तों? सैघोष के होंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब बात आगे करते हैं, ध्यान दो। एघोष का योग मैं कर चुका हूं, अब मुझे योग किसका करना है? सैघोष का। पहले देखते हैं सैघोष हैं कौन कौन से। देखिए हमें क्या करना है, अब 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग किस से होगा दोस्तों? सैघोष से होगा। किस से होगा? सैघोष से। सैघोष का नाम आते ही आपके जहन में आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके अलावा आएगा य, रे, ले, वे और है। ये तो हो गए आपके व्यंजन। और एक आएगा क्या आपके साथ इसी में? सभी स्वर। क्या आएगा दोस्तों? सभी स्वर। 13 जोड़ चुके हैं, ये 31 वर्ण हैं। गिन लीजिए,
5 तिया 15, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 3-3 वर्ण हो गए प्रत्येक वर्ग के। ये वाले प्रत्येक वर्ग के कितने थे वर्ण हो गए दोस्तों? 3-3 वर्ण हो गए। 5 तिया 15 वर्ण तो ये, उसके बाद में 16, 17, 18, 19 और 20, अर्थात 20 तो है आपके व्यंजन और 11 क्या है हमारे यहाँ पर? स्वर। 20 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? कुल 31 का योग करना है हमें। 13 का योग कर चुके, 31 का और योग कर लेंगे तो ये कुल योग कितने वर्णों में हो जाएगा? 44 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा दोस्तों? 44 का हो जाएगा। आरंभ करते हैं इन 31 वर्णों का योग विसर्ग के साथ, और विसर्ग से ठीक पहले क्या होगा? सदैव कोई ना कोई स्वर होगा। अब आरंभ करता हूं, आगे ध्यान देना। मैं कहूं ए और विसर्ग और इसका योग। अब बताइए दोस्तों, विसर्ग से पहले मैंने कितने स्वर लिखे? अब बताइए मित्रों, विसर्ग से पहले मैं कितने स्वरों का जिक्र कर रहा हूं? केवल एक का। केवल किसका? एक का। जबकि मुझे जोड़ने कितने हैं? बिल्कुल ध्यान से समझो इसको, बहुत माइनर बात है। 11 स्वर होंगे विसर्ग से पहले, अभी तक मैंने केवल एक लिया है। कौन सा? ए। नियम क्या है आगे सुनो। यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा स्वर से हो, ए के अलावा स्वरों से हो, ए के अलावा कोई स्वर हो, अर्थात विसर्ग से पहले तो कितना है? केवल एक है, और विसर्ग के बाद कितने हैं? केवल 10। क्यों? ए के अलावा कोई स्वर। कुल कितने स्वर हैं दोस्तों? 11। कुल कितने स्वर हैं दोस्तों? 11। और 11 में से मैंने केवल किसको हटाया है? ए को हटा दिया। ए के अलावा कोई स्वर हो, यहां पर सगोश वगैरह का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। अभी मैं ए के साथ में भी देखो, ध्यान दो, विसर्ग से पहले कितने उठाने हैं? 11, और बाद में कितने जोड़ने हैं? पूरे 31। उन सब की स्थितियों पे चलेंगे, एक एक नियम से सुनते जाओ। पहले मैंने केवल एक स्वर लिखा है अभी, अर्थात इसी स्थिति में भी यहाँ 10 और बाकी रह गए ना दोस्तों, क्योंकि 10 के 10 के साथ इनको जोड़ना था। अभी मैं जोड़ रहा हूं केवल किसको? ए स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है। तो क्या बदलाव होगा? यह बदलाव मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका जो बचा हुआ नियम है वो नियम निकालो दोस्तों। एक नियम से हम सारे नियमों पे चलेंगे। देखो कैसे। हमें पता चल चुका कि एक नियम तो क्या बनाना है? ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होगा। तो नियम क्या हो जाएगा? अगला नियम क्या हो जाएगा कि ए के साथ तो विसर्ग होगा और इधर ए ही आ जाएगा। बताओ, ए के साथ 10 तो ये हो गए और एक ये। ए विसर्ग के साथ 11 के 11 स्वर आए या नहीं आए? नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल, बहुत अच्छे से वापस से इसको कंसंट्रेट करो, माइंड को अलर्ट करिए। कैसे? मैंने कहा कि ए विसर्ग के साथ ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए विसर्ग के साथ ए के अलावा कोई भी स्वर हो, अर्थात यहां पर कितने हो गए? कुल होते हैं 11। 11 में से एक हटा दिया, कितने बच गए? 10। लेकिन मुझे ए के साथ में भी तो 11 को जोड़ना था। ये 10 और एक ये आ गया, आपका 11 हो गए। अच्छा, ए विसर्ग के साथ में भी 11 को स्वरों को तो जोड़ लिया। क्या व्यंजन जोड़ चुका मैं? नहीं जोड़ चुका। व्यंजनों को भी जोड़ो। तो ए विसर्ग के साथ एक तो बचा हुआ, ये लिख दिया, और यहां पर लिख दूं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन। अब बताओ दोस्तों, विसर्ग से पहले कितने स्वर हुए? केवल एक हुआ है अभी तक। कौन सा? ए। केवल कौन सा हुआ है दोस्तों? ए हुआ है। कि ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है। और उसका योग देखो, सघोष व्यंजन कितने हैं? सघोष 20। ए एक स्वर, कितने हो गए? कुल 21, और 10 यहां पर हो गए 31। अब बताइए दोस्तों, ए विसर्ग के साथ 31 हुए कि नहीं हुए? हो चुके हैं। ए विसर्ग के साथ 31 वर्णों का जोड़ हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ए के अलावा कोई स्वर मतलब 10 स्वर तो यहां हो गए, और एक बचा हुआ ए था, वो ये यहां लिख दिया, हो गए 11 स्वर। और ये आ गया आपके 20 व्यंजन, सघोष व्यंजन 20। तो 20 और 21, और 21 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? 31 होते हैं। अर्थात ए विसर्ग के साथ तो मैं 31 जोड़ चुका, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था ना कि विसर्ग से पहले 11 होंगे। अभी तक केवल एक का ही जिक्र आया है, तो 10 बचे हुए हैं। तो अगला नियम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला नियम क्या हो जाएगा कि ए के अलावा, क्योंकि ए तो लिख लिया ना हमने, तो अगला नियम क्या हो जाएगा दोस्तों? ए के अलावा कोई स्वर। अब बताइए दोस्तों, विसर्ग से पहले कितने हो गए? 10। ए के अलावा कोई स्वर, क्योंकि ए तो यहां लिखी चुके ना 31 से पहले। देखो, 10 और 1 11 और 20 31। 31 का योग एक ऐसे तो हो चुका है ना।
तो हम ए के अलावा और के साथ भी गतीस को जोड़ेंगे। तो देखो ए के अलावा कोई स्वर अर्थात 10 में से किसी भी स्वर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, विसर्ग हो, और यहाँ पर कोई भी सघोष वर्ण आ जाता है। ध्यान देना दोस्तों, मेरे शब्दों पे गौर करना, मैंने वर्ण लिखा है, सघोष वर्ण लिखा है, अर्थात कोई भी स्वर आए और कोई भी सघोष व्यंजन आए, कोई भी स्वर आए और कोई भी सघोष व्यंजन आए, इन सभी को हम सघोष वर्ण कह रहे हैं। वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन सभी हों। तो ऐसी स्थिति में क्या बदलाव होगा, इन तीनों की हम चर्चा और कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस पे, नियम नंबर यह है हमारा कौन सा, 6। नियम नंबर क्या है दोस्तों, 6। नियम क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि यदि एक के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग एक के अलावा किसी स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल विसर्ग का दोस्तों लोप करना होगा और कोई बदलाव नहीं करेंगे। लोप का मतलब समझ चुके होंगे आप। ऐसी स्थिति में हम विसर्ग को हटा देंगे और बाकी पद ऐसा का ऐसा जोड़ देंगे। एक बात, ये कब करेंगे, जब ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और आगे वाला पद का पहला वर्ण ए के अलावा कोई स्वर होता है तो। अब नियम आगे आता है 7। क्या इसी का उपनियम हो गया ये, ए के साथ 10 स्वरों का योग होगा, ए विसर्ग के साथ 10 स्वरों के योग में तो हमें केवल क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है। केवल और केवल विसर्ग का क्या करना है दोस्तों, लोप कर देना है। अब बात करते हैं और स्थितियां होंगी तो क्या करोगे, जब ए के साथ विसर्ग लगा हुआ हो और उसका योग ए या किसी सघोष व्यंजन से होता है, तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों बनता है उ। क्या बनता है मित्रों, उ बनता है। क्या बनता है मित्रों, उ बनता है। वापस से सुनना, ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो, ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, ए के अलावा किसी स्वर अर्थात 10 में से किसी भी स्वर के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में तो हमें क्या करना है, केवल और केवल विसर्ग का लोप कर देना है। बाकी पद हु बहू लिख देंगे, बाकी पद वैसा का वैसा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बात क्या आ गई कि ए के साथ तो विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग ए यहाँ पर छूटा हुआ है ना भी सघोष वर्णों में 10 ही तो जोड़े हैं, यहाँ पे 21 और रह गए। देखो ए के अलावा कोई स्वर अर्थात कुल वर्ण कितने हैं यहाँ पे 10, लेने कितने हैं 31, तो बचे हुए 21 यहाँ आ गए, 1 और 20 21। तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर क्या बना लेंगे दोस्तों, उ बना लेंगे। तो नियम क्या हो जाएगा, नियम क्या हो जाएगा कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए या किसी सघोष व्यंजन से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है मित्रों, उ बन जाता है। क्या बन जाता है, उ बन जाता है। अब आगे जरा ध्यान दे, इसी में इधर क्या लिखा हुआ था ए, विसर्ग का क्या बना लिया उ, और हमें पता है ए और उ जुड़ेगा तो मित्रों क्या बनेगा, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो इस संपूर्ण पद का अंतिम परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ, देखो ए का तो ए, विसर्ग का बना लिया उ, तो ए और उ जुड़ करके क्या बन गया, ओ बन गया। तो इतनी बड़ी रामायण न कहने के बजाय हम चाहे तो यह भी तो कह सकते हैं, क्या, सुनना ध्यान से, कि जब ए विसर्ग के साथ ए या किसी सघोष व्यंजन का योग हो तो इस ए और विसर्ग के स्थान पर हम सीधे ही कह दें क्या, ओ बन जाएगा। समझ में आया क्या मित्रों? क्यों ये बीच वाला चरण मैं बोलूंगा ही नहीं ना, जरूरत कहां पड़ रही है। आप विसर्ग का पहले उ बनाओ, फिर एक और उ को जोड़ो, उसके बाद में ओ बनाओ। इसके बजाय सीधे ही कह सकते हैं हम क्या, कि ए विसर्ग के साथ यदि ए या किसी सघोष व्यंजन का योग होता है तो ए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है दोस्तों। अब ध्यान दो, यहाँ पर विसर्ग का वैसे आपने वास्तव में बनाया तो वही है ना, और विसर्ग का जो उ बनाते हैं यह कहलाती है मित्रों संस्कृत में उत्व विसर्ग संधि। क्या कहलाती है दोस्तों, उत्व विसर्ग संधि। रिट वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, संस्कृत में विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या, कि यदि ए के साथ कोई स्वर ए स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग ए या किसी अन्य सघोष व्यंजन से होता है तो विसर्ग का उ आदेश हो जाएगा, विसर्ग उ में बदल जाता है, और ऐसा करना क्या कहलाता है, उत्व विसर्ग संधि कहलाता है। लेकिन बात करते हैं अपन हिंदी के नियम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है क्या, कि यदि ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और उसका योग ए या किसी सघोष व्यंजन से होता है तो ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले नियम नंबर 8 की। ध्यान दीजिए दोस्तों, नियम नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो हमने केवल ए को जोड़ा है 31 से, ये ए यहाँ पर कितनों से जुड़ा, 10 से,
और ये यहाँ पर ए कितनों से जुड़ गया 21 से, तो ए को तो 31 से जोड़ लिया, लेकिन पहले भी तो 11 स्वर होते हैं, अभी ए कोई जोड़ा है, ए कोई, तो 10 बचे हुए हैं। यहाँ पर देखो मैंने यही लिखा है क्या, ए के अलावा कोई स्वर, अर्थात 10 में से कोई भी हो। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, विसर्ग जुड़ा हुआ है, और उसका योग किसी भी सैगोस वर्ण से हो। सैगोस वर्ण का मतलब 31 में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होता है। दोस्तों क्या आदेश होता है, रकार वर्ण यानी कि रेफ वर्ण रे आदेश होता है। दोस्तों क्या आदेश होता है, रेफ वर्ण या रस्सी वाला रे आदेश हो जाता है। दोस्तों संस्कृत में रे बना देना कहलाती है ऋत्व विसर्ग संधि। क्या कहलाती है दोस्तों, ऋत्व विसर्ग संधि। और हिंदी में आपका ये हो गया है नियम नंबर 8। हिंदी में आपका हो गया है कौन सा, नियम नंबर 8। अब मेरे मित्रों आपसे मेरा एक सवाल है, जरा इसको गौर से देख करके एक चीज बताना। यहाँ पर अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग के साथ पूरे के पूरे एगोस 13 जोड़ चुका हूं, 31 को जोड़ना और बाकी रहा। अब यहाँ पर ध्यान देकर के बताओ कि विसर्ग से पहले 11 हुए कि नहीं हुए। देखो एक तो ये हो गया और 10 यहाँ हो गए। एक हो गया ना ऐसे, विसर्ग से ठीक पहले क्या है ए, लेकिन विसर्ग के ठीक बाद 10 ही हुए थे, तो 21 और ले लिए ये लो। तो बताओ विसर्ग से पहले एक हो चुका और 10 ये हो गए, तो विसर्ग से पहले 11 आए या नहीं, आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब आप बताइए विसर्ग का योग सभी 31 से हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक के साथ में तो 10 और 21 यहाँ 31 तो ये जुड़ गए, और बचे हुए 10 के साथ 31 यहाँ जुड़ गए, क्योंकि सैगोस वर्ण लिखा है मैंने। सैगोस वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन सभी में से कोई सा भी हो सकता है। तो एक के साथ में तो 31 इन दोनों नियमों में जुड़ चुके हैं, नियम नंबर 6 और 7 में। एक के साथ में देखो 10 और 21, 31 को जोड़ लिया मैंने, और बचे हुए 10 के साथ 31 को हमने इस नियम में जोड़ लिया। ये हो गई आपके सैगोस की संधि। दोस्तों ये कौन सी हो गई दोस्तों, सैगोस की संधि। अब यहां पर से एक छोटा सा नियम और निकालता हूं, याद करिए ऐतिहासिक पल, कौन सा, जिस समय हमने व्यंजन संधि में 2 नियमों का परिचय लिया था। याद आ रहा है मित्रों, कौन सा, एक तो निरूपसर्ग के बाद में रे वर्ण था, और दोस्तों एक था दुरूपसर्ग के बाद में रे वर्ण। और उस समय भी मैंने कहा था कि ठीक इसी प्रकार के उदाहरणों की चर्चा मैं आपसे विसर्ग संधि में भी करूंगा, विसर्ग संधि में भी करूंगा। और विसर्ग संधि में जो इन नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां से एक छोटा सा नियम निकाल रहा हूं दोस्तों। क्या, देखिए इसको नियम नंबर 9 भी कह सकते हैं, आप इसे नियम नंबर 9 भी कह सकते हैं। वो नियम नंबर 9 क्या है, सुनना। यदि लघु ई या लघु ऊ के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखना विसर्ग संधि की दृष्टि से। और क्यों है, क्योंकि यहां से आपका उपसर्ग अलग तथ्य बयां करता है और संधि अलग तथ्य बयां करती है। देखो निरुपसर्ग में ये नियम पढ़ चुके हैं और यही नियम यहां भी आ रहा है, इसलिए बता रहा हूं दोनों संधियों में ये नियम प्रचलन में है। प्रश्न कैसे आएगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले नियम समझिए, उसके बाद में आपके प्रश्न के तथ्य को क्लियर करूंगा। नियम क्या कह रहा है, सुनो कि यदि लघु ई या ऊ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रे वर्ण से होता है। दोस्तों इस नियम को जरा गौर से देखिए, क्या ये इस 8वें नंबर में से नियम में से निकलता है या नहीं। देखिए आराम से इस बात को पहले, नियम क्या कह रहा है सुनना। 8वां नियम क्या है, ए के अलावा कोई स्वर, बताओ ए के अलावा स्वर है या नहीं है। छोटी ई छोटा ऊ ए के अलावा है, यहां तक की बात समझ में आई। उसके साथ विसर्ग हो, बताओ दोस्तों 8वें नंबर के अनुसार विसर्ग भी है। आगे क्या है, सैगोस वर्ण का योग हो। सैगोस वर्णों में देखो दोस्तों ये और रे सैगोस में आता है या नहीं आता, अर्थात रे यहां भी आ चुका। इसका मतलब यह हुआ कि ये नियम तो 8वें में से ही हमने निकाला है, इसी नियम में से निकाला है। अब इसको अलग लिखने की वजह क्या है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल अगर ये इसी नियम में होता तो हम इतना ही करते, क्या कि ऐसी स्थिति में कब, कि जब छोटी ई या छोटे ऊ के साथ विसर्ग हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पर रे बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, रे बना लेंगे। ये तो 8वां नियम कह रहा है। अब इधर क्या बचा हुआ है, छोटी ई या छोटा ऊ, विसर्ग का बना लिया रे, और फिर से क्या आ गया दोस्तों, रे आ गया। अब यहां ध्यान दो, देखो इस दूर को अगर विच्छेदित करते हैं तो दे प्लस छोटा ऊ, उसके बाद में रे और रे मिलता है। नहीं समझ में आया मित्रों, ये दोनों नियम समझना वापस से। निरुपसर्ग का यदि निर का टुकड़ा करते हैं तो निरुपसर्ग में निर का टुकड़ा करते हैं तो न में जुड़ा हुआ है छोटी ई, उसके बाद में है आधा रे, और आगे क्या लिखा हुआ है रे। ये देखो न में छोटी ई, न में छोटी ई, फिर आधा रे, और उसके बाद क्या है पूरा रे। यहाँ पर भी देखो जैसे ही दे को हलंत किया तो दे में जुड़ा हुआ छोटा ऊ बाहर आ गया, फिर आधा रे का आधा रे और रे का रे।
इसको ध्यान से समझो, छोटी या छोटे ऊ के बाद में आधा रहे और पूरा रहे। यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई या छोटा ऊ है, उसके बाद में आधा रहे और पूरा रहे, अर्थात यह स्थिति और यह स्थिति जरा गौर करिए दोस्तों, समान है या नहीं है ना समान। बहुत महीन पहलू पर बात करने वाले हैं आज ये, बिल्कुल बिल्कुल हर एक तथ्य को बहुत बारीकी से क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। क्यों कर रहा हूं, ताकि हमें कभी इस प्रकार की असुविधा न हो कि सर हम कुछ पॉइंट्स में रह जाते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं वो इसी विडंबना को रोते रहते हैं, क्या कि सर हम मेहनत बहुत करते हैं। मेरे दोस्तों बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम विद्यार्थी लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, पिछड़ इसलिए जाते हैं कि हमें सही सामग्री का चयन करना नहीं आता। पढ़ते बहुत हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की कम है। यह चीज़ बतानी है तो उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान देना होगा। नियम क्या है सुनिए, कि यदि लघु ई या लघु, बिल्कुल समझो, यदि लघु ई या लघु ऊ के बाद विसर्ग हो और उसका योग रै वर्ण से होता है, तो यह स्थिति व्यंजन संधि में आई थी। तो हमने क्या किया, विसर्ग के स्थान पर रै बना लिया। हमने क्या किया है दोस्तों, विसर्ग के स्थान पर रै बना लिया। अब व्यंजन संधि में क्या किया था, इस प्रथम रै का लोप कर देते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, प्रथम रै का लोप कर देते हैं। प्रथम रै का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जो हमारे पास आधा रै होता है उसका लोप कर देते हैं और इन दोनों वर्णों को, छोटे ऊ को बड़ा ऊ बनाया था और छोटी ई को भी बड़ी ई बनाया था। वही बदलाव यहां भी होगा, क्या कि यदि ऋस्व ई या ऊ के साथ विसर्ग हो, उसका योग रै वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर तो इस 8वें नियम के अनुसार रै तो बनेगा ही बनेगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि छोटी ई या छोटे ऊ के साथ आधा रै है और उसके बाद पुनः रै जुड़ा हुआ हो, तो प्रथम रै का तो लोप हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, लोप हो जाता है और ये दोनों वर्ण दीर्घादेश हो जाएंगे। छोटी ई बड़ी ई में और छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाता है। अब एक बात आप बताओ, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रे लिखा हुआ है। इस प्रथम रे का क्या कर लिया, लोप। अब इतने सारे बदलाव हम कर रहे हैं तो ये बीच वाली लाइन लिखने की आवश्यकता कहां आ गई। हम सीधे यह भी तो कह सकते हैं ना कि छोटी या छोटे ऊ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रै वर्ण से हो, तो आप विसर्ग का रै बनाओ और फिर लोप करो। आप सीधे ही क्या कह दो, आप सीधे ही हम ये कह देंगे क्या कि जब छोटी ई या छोटे ऊ के बाद, जब छोटी ई या छोटे ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो और उसका योग रै वर्ण से होता है, और उसका योग किससे होता है दोस्तों, रै वर्ण से होता है, तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे साहब, लोप कर देंगे। विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे और छोटी बड़ी ई में और छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाता है। ये बदलाव भी तो कर सकते हैं। अर्थात बीच वाला, जैसे यहां पर हमने विसर्ग का ऊ बनाया और उसके बाद में ओ बनाया, तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं ना, ए विसर्ग के स्थान पर ओ बना लेंगे। वही बात यहां कह देंगे क्या कि यदि ऋस्व ई ऊ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रै वर्ण से होता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाता है। दोस्तों ये इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि का, सॉरी विसर्ग संधि का अंतिम नियम नंबर 9 भी पूरा हो जाता है। अब हमारी जो चर्चा रहेगी क्या रहेगी कि इन 9 के 9 नियमों को एक एक पढ़ेंगे, इनके उदाहरण भी साथ में लेते हुए चलेंगे। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों आराम से। ध्यान दे मित्रों, आगे बढ़े। अब हमारे 9 नियम हमें पता चल चुके हैं। बिल्कुल देखो एक बार इधर, ये तो सारे के सारे एक घोष के नियम हो गए। कौन कौन सा, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार, यहाँ पर मूर्धन्य और यहाँ पर प्रकृति भाव की संधि। और अभी यहाँ पर पढ़ लिए हैं हमने कौन से, सहघोष के नियम। तो 5 तो हैं अघोष के और 4 हैं आपके कौन से, सहघोष के। कुल नियमों की संख्या हो गई है क्या, 9। अघोष में तो हमने केवल विसर्ग के स्थान पर क्या बनाया दोस्तों, से बनाया है, और सहघोष में क्या बना लिया, ऊ और रै बना लिया। ऊ को उत्व कह दिया और रै को रुत्व कह दिया।